जैसे ही एम्परर शी तियान ने अपनी बात खत्म की, 8 लीडर्स में से एक ने अचानक बोलना शुरू किया। हाक्शा स्टेट को इस बार जो ब्लो मिला है, उसके बाद उसका डिस्ट्रॉय हो जाना हाईली लाइकली है, और अगर वो सरवाइव कर भी गया तो वो डेफिनेटली सीरियसली इंजर्ड होगा और ईस्ट के एक ग्रेट पावर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी नहीं कर पाएगा। उसने सभी की तरफ देखा और अर्ज किया, अब वक्त आ गया है हम भारत अपनी स्ट्रेंथ दिखाए। ये बोलने वाले थे याक्षा, 8 क्लैंस में से एक लीडर। उसकी बात सबने रिकॉग्नाइज की, यहाँ तक कि इंदिरा ने भी उसकी तरफ देखा। याक्षा, तुम क्या कहना चाहते हो? याक्षा खड़ा हुआ, एम्परर शी तियान को बो किया, फिर बोला, जब हाक्शा किंगडम का फॉल इनएविटेबल लग रहा है तो हमें उन्हें इतनी वास्ट टेरिटरी और रिसोर्सेस ऑक्यूपाई करने देने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए और उन एरियाज को टेक ओवर करना चाहिए जिनको वो अब प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। जैसे ही ये वर्ड्स बोले गए, पूरे सीन में सबके एक्सप्रेशन सबटल हो गए। एक पावरफुल नेबरिंग कंट्री कभी भी अच्छी चीज़ नहीं होती और हाक्शा किंगडम को सब पास करना हमेशा भारत के लोगों का सपना रहा है। भाई मैं तो ऐसा नहीं मानता। इंदिरा के फेस पे एक मूव्ड लुक आ गया। इस वक्त तो वो अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के अगेंस्ट हेड ऑन फाइट कर रहे हैं। ऐसे वक्त पे हम ऐसा कुछ करें, ये सही तो नहीं लगता, है ना? याक्षा ने कहा, एम्परर, बात ऐसी नहीं है। हाक्शा कंट्री का साउथ वेस्ट एक बहुत ही मिस्टीरियस लैंड है। वहाँ एक एंशिएंट सिविलाइजेशन अंडरग्राउंड बरीड है। हमने पहले भी लोग भेजे थे एक्सप्लोर करने और जो कंक्लूजन मिला उसके हिसाब से वहाँ एंडलेस ट्रेजर्स है। वो ट्रेजर पूरे मैनकाइंड का है। उससे सिर्फ हाक्शा कंट्री मोनोपोलाइज नहीं कर सकता और अब तो वो उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहे। तो क्या ये नेचुरल नहीं है कि हम मैनकाइंड के ट्रेजर को प्रोटेक्ट करें? ये सुन के इंदिरा हंस पड़ा। उसने नोट किया, मुझे लगता है याक्षा की बात में बहुत सेंस है। ये सब तो हमारी वर्ल्ड पावर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए है। उसने नीचे देखा और याक्षा और एक स्ट्रेंजर माहोरागा की तरफ बोला, याक्षा, माहोरागा, अपने लोगों को ले जाओ हाक्शा किंगडम के साउथ वेस्ट में। उनकी मदद करो और ह्यूमन सिविलाइजेशन के ट्रेजर्स को प्रोटेक्ट करो। याक्षा और महारागास ने तुरंत इंदिरा के सामने बो किया और सल्यूट दिया। मैं आपके ऑर्डर्स फॉलो करूंगा एम्परर। पूरे टेंपल में ऑलमोस्ट सबके फेसेस पे फैनेटिकल एक्सप्रेशंस चमक उठे। इतने सालों बाद उनके पास फाइनली ये मौका था हाक्शा किंगडम की वीकनेस का फायदा उठाने का और उसे एक हार्ड ब्लो देने का। लेकिन भीड़ में कुछ लोगों के चेहरे पे वरीड एक्सप्रेशंस थे। लेकिन जब सामने इंदिरा और बाकी लोगों का डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग था और भारत में राइजिंग नेशनल सेंटिमेंट को देखते हुए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। हेवनली सी सिटी, गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड का वॉइड फेट पूरे हेवनली सी सिटी के सेंट्रल एरिया पे स्वीप कर गया और उसे कंप्लीटली फ्लैटन कर दिया और एक ह्यूज रवाइन में बदल दिया, जैसे गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव ने बॉम्ब किया हो। वो स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म जो हेवनली सी सिटी के सेंटर से उठा, उसने सराउंडिंग एरियाज तक स्वीप करना शुरू कर दिया। किस्मत से 36 सेलेस्टियल बीइंग्स स्टार एक्सप्लोजन के सेंटर से काफी दूर थे, वरना अगर इस पावर का सिर्फ एक ट्रेस भी उन तक पहुंचता तो वो तुरंत एशेस में बदल जाते। लेकिन फिर भी इस टेरिफाइंग पावर ने उन्हें फियर से कांपने पे मजबूर कर दिया। इस मोमेंट में जब गेट शू तियानमिंग का मूव यूज, उसे रियलाइज हुआ कि ना तो उसने मेज डिस्ट्रॉय किया और ना ही घोस्ट ट्रेन के लोगों को मारा। ये बात उसके लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसे अपनी स्ट्रेंथ पे फुल कॉन्फिडेंस था, तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि उसका मूव इनइफेक्टिव हो। तो उसका दिमाग तुरंत एनालिसिस मोड में चला गया। उन्होंने मेरे अगेंस्ट जो टैक्टिक यूज किया वो था एक ऐसी फॉग जो मेरी परसेप्शन डिस्टर्ब कर सके ताकि मैं एरिया से स्मूथली एग्जिट ना कर पाऊं। फिर उन्होंने स्पेस बेस्ड एबिलिटी का यूज किया, ट्रेन को एक ट्रांसपोर्ट के रूप में मैनिपुलेट करके मुझे सरप्राइज अटैक देने के लिए। मेरा मूव फेक फेट इंस्टेंटली मेरे आसपास के लार्ज एरिया को स्वीप कर सकता है। इसका मतलब ये है कि उनकी स्पेशियल टेलीपोर्टेशन एबिलिटी या तो और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है या उनके पास कोई और मीन्स है
जो मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर सकते हैं। उसने अपने आर्म्स क्रॉस किए और एक हाथ से अपनी चिन को सपोर्ट किया। अगर हम ऐसे ही ड्रैग करते रहें तो ये मेरे लिए और ज्यादा डिसएडवांटेजियस होगा। छोड़ो अब बस। गेटकीपर ऑफ हेड्स ने डिसाइड किया कि वो और टाइम वेस्ट नहीं करेगा, तो उसने सिंपली अपनी आंखें बंद करने का डिसीजन लिया। अगर आंखें और सेंसेस हमें डिसीव कर सकते हैं तो उन्हें, ताकि तुम्हारे 5 सेंसेस तुम्हें मिसलीड ना कर सके। उसने रैंडमली एक डायरेक्शनल सेलेक्ट किया और बिना हेजिटेशन के उस डायरेक्शन में फ्लाई कर गया। वॉइड के अंदर घोस्ट ट्रेन दोबारा रीअपियर हुआ। जब उन्होंने ग्राउंड पे वो ह्यूज डीप पिट देखा, जैंगी और उसके कंपेनियंस अब विजिबली डर गए थे। इस मोमेंट में ताइशन ने कम्युनिकेशन चैनल पे हरी टोन में एक रिमाइंडर दिया। ओ नो, लगता है उसने 8 डायग्राम्स फॉर्मेशन से एस्केप करने का तरीका ढूंढ लिया है, क्योंकि उसके कॉन्शियसनेस में वो मॉन्स्टर जो फॉर्मेशन में ट्रैप था अब एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन में रैपिडली फ्लाई कर रहा था, हेवनली सी सिटी के नॉर्थ वेस्ट की तरफ। जैंगी ने हल्की सी हंसी में कहा, छोड़ो, ये तो एक्सपेक्टेड ही था। सो कॉल्ड मेज सिर्फ एक ट्रिक ही तो था। जैसे ही लूप होल्स डिस्कवर हो जाते हैं, कोई भी फॉर्मेशन या टैक्टिक इजीली इनफेक्टिव हो जाते हैं। उन्होंने गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड को लगभग 8 मिनट्स तक डिले किया और 36 हेवनली बीइंग्स, उन्होंने अपना मिशन परफेक्टली कंप्लीट कर दिया। लेकिन अब हम नेक्स्ट क्या करें? ली चेंगोंग ने एंशियस टोन में पूछा। अपने ही होम कोर्ट में इतनी सारी अरेंजमेंट्स के बाद भी हम एडवांटेज नहीं ले पाए। अगर वो हेवनली सी सिटी से निकल गया तो हम उससे फाइट कैसे करेंगे? वो निकल नहीं सकता, जैंगी ने उसे डायरेक्टली इंटरप्ट किया। ली चेंगोंग और शेंग दाओवन जो कुछ कहने ही वाले थे, अब जैंगी की तरफ सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ देखने लगे। जैंगी अचानक इतना फर्मली क्यों बोल रहा था? जैंगी ने उनकी तरफ ग्लांस किया और कोल्डली बोला, वो गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड बहुत पावरफुल और स्मार्ट है, लेकिन मेरे लोग सिर्फ शो के लिए नहीं है। वो हमारी एबिलिटीज और फॉर्मेशन को देखकर उन्हें समझ सकता है। तो क्या हम इस वक्त का फायदा उठाकर उसके ऊपर इंटेलिजेंस गैदर नहीं करेंगे? पता चला कि यांग शिनशिन ने ऑलरेडी इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू एनालिसिस रिजल्ट ऑब्टेन कर लिए थे। पिछले अटैक में गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव का इम्पैक्ट गेटकीपर ने ब्लॉक किया था, क्योंकि उन्होंने एक स्पेशल वेपन का यूज किया था ताकि उस इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। ये सुनकर ली चेंगोंग ने फ्रॉन किया और बोला, तो क्या इसका मतलब तो सिर्फ ये है कि हम डेथ ऑफ लव का यूज करके उसे मार नहीं सकते? नहीं, बात ऐसी नहीं है। जैंगी ने ताइशेंग से कहा, उसे हेवनली सी सिटी से निकलने मत दो, वरना हम वाकई नहीं जीत पाएंगे। अब तुरंत उसका पीछा करो। ली चेंगोंग ने अपने दिल में कर्स किया, कियोस, क्या तुम वाकई पागल हो गए हो? लेकिन अब उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, मौत तक लड़ने का। अगर गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड हेवनली सी सिटी से निकल गया तो शायद दुनिया में कोई भी उसे एक मोमेंट के लिए भी रोक नहीं पाएगा। जैंगी ने अपनी बात कंप्लीट करने के बाद दोबारा ली चेंगोंग और बाकी सब की तरफ देखा। उसकी आंखें थोड़ी ड्रूप हो गई थी, जैसे वो कैरेज के अंदर तक देखना चाहता हो, उस लड़की की तरफ जो कैरेज के अंदर सेंटर में बैठी थी। अब मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, सिर्फ 30 सेकेंड्स। तुम्हें बस 30 सेकेंड्स के लिए उसे रोके रखना है। ली चेंगोंग ऑलमोस्ट जंप कर गया। अभी जैंगी ही तो मेन फोर्स है जो फ्रंटल डिफेंस हैंडल कर रहा है। अगर वो चला गया तो गेटकीपर का अटैक कौन रोके? शेन दावन ने कंफ्यूजन में पूछा, केओस, तुम एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो? जैंगी ने एंशियस टोन में कहा, मेरे पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। अगर जीतना है तो बस मेरी बात मानो। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड की स्पीड के हिसाब से वो 1 मिनट से कम के टाइम में हेवनली सी सिटी के एरिया से निकल जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो प्लान इम्प्लीमेंट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाएगा। एलेक्सी ने कुछ नहीं कहा। वो हमेशा एक एक्शन ओरिएंटेड आदमी रहा है और रेयरली बोलता है। ली चेंगोंग का एक्सप्रेशन थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो गया। उसने इवन ये सस्पेक्ट किया कि जैंगी शायद बैटलफील्ड से एस्केप करने का प्लान बना रहा है, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसे लगा ये बात सेंस नहीं बनाती। अगर जैंगी वाकई एस्केप करना चाहता तो वो कभी भी कर सकता था।
अब सबको ड्रैग करने की जरूरत ही नहीं थी। सब लोग कुछ ना कुछ सोच रहे थे, लेकिन टाइम किसी का वेट नहीं करता। इस मोमेंट में हो तू ने बोला, जो कह रहा है वही करो। पता चला कि यांग शिनशिन ने पहले ही हो तू से कम्युनिकेट किया था और सिर्फ वो ही थी जो हो तू को सबसे शॉर्ट टाइम में कन्विंस कर सकती थी। जब हो तू ने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया तो शेंग दावन को नेचुरली कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। इस बार ली चेंगोंग का एटीट्यूड क्लियरली इररिलेवेंट हो गया। दाइशन ने तुरंत अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की और घोस्ट ट्रेन इंस्टेंटली गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड के सामने अपीयर हो गया, जो फुल स्पीड से मूव कर रहा था। जैसे ही घोस्ट ट्रेन अपीयर हुआ, जैंगी का फिगर तुरंत ट्रेन से डिसअपीयर हो गया। ली चेंगोंग का फेस थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया, लेकिन इस वक्त उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, फाइट करने के अलावा और कुछ नहीं। गेटकीपर ऑफ द हेड्स का पाथ ब्लॉक हो गया और उसे मजबूरन अपनी आंखें खोलनी पड़ी ताकि वो सामने खड़े एनिमीज का सामना कर सके। इससे डायरेक्टली उसका पहले का रूटीन इंटरप्ट हो गया और वो दोबारा बागुआ फॉर्मेशन के अंदर प्लेस हो गया। जब उसने उन ह्यूमंस को देखा जो उसके सामने खड़े होकर उसे रोक रहे थे, उसकी आंखों में कंडेंसनिंग डिस्डेन भर गया। वो किसी भी तरह का बकवास करने के मूड में नहीं था। उसने सीधा शू तियानमिंग अटैक लॉन्च कर दिया, जो एक इंस्टेंट में घोस्ट ट्रेन को कवर कर गया। इस मोमेंट में हो तू की आंखें अचानक खुल गई और पहली बार उसकी डार्क प्यूपिल से एक शार्प लाइट बस्ट आउट हुई। 6 पास ऑफ रीइंकार्नेशन ट्रेन के चारों तरफ अनफोल्ड हो गई और उसने 4 एपिसलोन लेवल सोल समन किए, ब्लैक सन, ओबी, शैडो और मेइतांग। उनके साथ साथ काउंटलेस हेलिश सोल्स जिनके बॉडीज हेल फायर से चल रहे थे, अंडरवर्ल्ड के डेप्थ से क्रॉल करते हुए बाहर आए, रोरिंग करते हुए गेटकीपर की तरफ बढ़ने लगे। और वो स्पेस बेस्ड वेपन्स जो अब तक स्काई में डोरमैंट थे, उन्होंने इस बैटल में पहली बार अपना पावर अनलीश किया। 6 मिलिट्री सैटेलाइट्स अपने सोलर विंग्स फुल्ली स्प्रेड करके इस सबसे क्रिटिकल मोमेंट पे स्काई को पेनिट्रेट करते हुए एनर्जी रेस फायर करने लगे। स्काई, अर्थ, एनॉर्मस पावर, सब कुछ एक जगह कन्वर्ज हो गया एक ही टारगेट के लिए, वुलुआन एम्पायर के ऑल माइटी ग्रैंड मार्शल। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड अचानक शॉक में आ गया। चाहे उसे बैटल के बिगिनिंग में पता था कि ह्यूमंस के पास ऐसे पावरफुल स्काई वेपन्स हैं, लेकिन एक तरफ तो उसने ह्यूमन वेपन्स को हमेशा डिस्डेन की तरह ट्रीट किया था और दूसरी तरफ इतने लंबे बैटल के बाद भी जब उन वेपन्स का यूज नहीं हुआ तो उसने उन्हें डिसरिस्पेक्टफुली इररिलेवेंट मान लिया था। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस बार हो तू अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ अनलीश करेगी और 6 एनर्जी कैनन्स फ्रॉम स्पेस बेस्ड वेपन्स डायरेक्टली उसके हेड पे पॉइंट होंगे। काउंटलेस कॉम्प्लेक्स एनर्जीज कोलाइड हुई और एक ह्यूज मशरूम क्लाउड डायरेक्टली हेवनली सी सिटी के नॉर्थ वेस्ट एरिया में राइज हो गया। हो तू के 6 पास ऑफ रीइंकार्नेशन इस अटैक में ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए और उसके सारे समन्ड क्रिएचर्स भी एशेस में बदल गए। ली चेंगोंग, एलेक्शी और शेंग दावन ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी ताकि घोस्ट ट्रेन पे अटैक होने वाली फोर्सेस को रेजिस्ट कर सके। लेकिन जब ट्रेमेंडस फोर्स ट्रेन से टकराई तो ऐसा लगा जैसे एक बॉक्सर अपने फुल स्ट्रेंथ से एक सैंडबैग को पंच मार रहा हो। ट्रेन डायरेक्टली ट्विस्ट और डिफॉर्म हो गई। किसी को नहीं पता था कि वो ट्रेन किस मटेरियल से बनी थी, लेकिन क्लियरली एडवांस टेक्नोलॉजी थी, वरना एक ऑर्डिनरी ट्रेन तो इस बैटल के आफ्टर मैथ में कब का डिस्ट्रॉय हो चुका होता। फिर भी वो ट्रेन एक्सप्लोजन से डिफॉर्म हो गई और दूर तक थ्रो हो गई। शेंग दावन तुरंत होतू के साइड पे पहुंच गया और अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर एक मेंटल बैरियर डिप्लॉय किया ताकि उसे शील्ड कर सके। होतू फ्लोर पे गिर गई, कैरेज के अगेंस्ट लीन करते हुए। उसका हेड लोअर था और उसके मुंह से एक टिकल ऑफ ब्लड धीरे धीरे फ्लो कर रहा था। शेंजिंग रीजन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, जिसे काउंटलेस लोग हाक्शाओ स्टेट का फाउंडेशन मानते थे, पहली बार इतनी सीरियस इंजरीज फेस कर रहा था। ली चेंगोंग और एलेक्शी और भी ज्यादा मिजरेबल थे। वो हवा में उड़ गए थे और कैरेज के अंदर बॉल्स की तरह रोल करते रहे। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड की पावर ने ली चेंगोंग के इंटरनल ऑर्गन्स को ऑलमोस्ट क्रश कर दिया। अब उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो एक रैग हो जो वॉशिंग मशीन में थ्रो किया गया हो और अब मैडली स्टिर हो रहा है।
ली चेंगोंग के मुंह से बहुत सारा खून बह रहा था और उसे लग रहा था कि अब वो मरने वाला है। जैंगी, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? ब्लड कर्सेस के साथ मिक्स होके उसके मुंह से बाहर निकल रहे थे। इस वक्त गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड, चाहे उसने होतू का ऑल आउट अटैक एंड्योर किया हो, अब भी स्काई में इंटैक्ट खड़ा था। उसने अपना हेड रेस किया और क्लाउडलेस स्काई की तरफ ग्लांस किया। स्काई वेपन्स उसके लिए इंटरेस्टिंग लग रहे थे और उन्होंने उसे एक्चुअली एक सेंस ऑफ क्राइसिस दिया था। अगर उसने अपनी फुल स्ट्रेंथ अनलीश नहीं की होती तो शायद वो इंजर्ड हो जाता। इस मोमेंट में घोस्ट ट्रेन के अंदर सब इंजर्ड थे, क्योंकि दाशन कैरेज में नहीं था बल्कि ट्रेन के फ्रंट में ड्राइव कर रहा था, तो उसे सिर्फ रिसाइडुअल पावर का इम्पैक्ट हुआ। लेकिन फिर भी वो सीरियसली इंजर्ड हो गया और डेथ के वर्ज पे पहुंच गया और कंप्लीटली फेंट हो गया। उसके कोमा में होने की वजह से घोस्ट ट्रेन स्पेस नोड्स के थ्रू ट्रैवल नहीं कर पाई और स्नो पे मिजरेबली क्रैश हो गई, जैसे एक डेड ड्रैगन जो ग्राउंड पे डजन्स बार फ्लिप हो चुका हो। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड ने उस डायरेक्शन में देखा। लगता है अब सब कुछ खत्म डिक्लेयर करने का वक्त आ गया है। जैसे ही उसने ये बोला, उसने अपना राइट हैंड रेस किया। सब लोग डिस्पेयर के एज पे थे और तभी जैंगी फाइनली ट्रेन पे अपीयर हुआ। इस फोर्स को रेजिस्ट मत करो, चलो मेरे साथ। जैंगी की वॉइस सबके कानों में एको होने लगी। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड का स्टार ऑफ डिस्ट्रक्शन उनकी पोजीशन लॉक कर चुका था, लेकिन जैंगी ने एक जिपर की तरह डायमेंशनल गेट ओपन कर दिया। उस मोमेंट पे जब अटैक उन तक पहुंचने ही वाला था, जैंगी ने पूरे ट्रेन को डायमेंशनल गेट के अंदर लीड कर दिया और जैसे ही डायमेंशनल गेट का गैप क्लोज हुआ, गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड का अटैक पूरे एरिया को डजन्स ऑफ किलोमीटर रेडियस तक डिस्ट्रॉय कर गया। जैंगी और बाकी फाइटर्स ने गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड का अटैक सक्सेसफुली अवॉइड कर लिया, जिससे गेटकीपर थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया। तुम ऐसे एस्केप कर सकते हो? जैसे ही वो हेवनली सी सिटी के फॉग से बाहर निकलकर एक किलिंग स्प्री शुरू करने ही वाला था, उसके दिल के डीपेस्ट पार्ट से एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ डेथ सडनली इमर्ज हुआ। उसे ऐसा फील किए हुए बहुत टाइम हो चुका था। उसने डेथ का प्रीमोनिशन कब का भूल दिया था, एक हाई लेवल एलियन होने के नाते और वुलुआन एम्पायर में एक गॉड लेवल एग्जिस्टेंस होने के रूप में उसे दोबारा ऐसा फील होना इम्पॉसिबल था। गेटकीपर ने इंस्टिंक्टिवली करंट एरिया से एस्केप करने का डिसीजन लिया, लेकिन वो अब भी मेस के अंदर था और अपने पहले का डायरेक्शन ऑलरेडी लूज कर चुका था। उसके हेजिटेशन के उस मोमेंट में एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग फोर्स एक डैजलिंग लाइट के साथ अर्थ के 500 मीटर्स डीप से इरप्ट हुई। हेवनली सी सिटी का मेज इस मोमेंट में अपना इफेक्ट लूज कर गया, क्योंकि ये फोर्स इतनी पावरफुल थी जैसे 1,00,000 स्टार्स एक साथ डेटोनेट हो गए हों और उसने पूरे हेवनली सी सिटी के सराउंडिंग एरियाज को कंप्लीटली इल्यूमिनेट कर दिया। मल्टीपल बैटलफील्ड्स पे जो एलियंस फाइट कर रहे थे, वो सब टेम्पररी ब्लाइंडनेस में चले गए। डैंग शंगतोंग को भी अपनी एबिलिटी के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करने पड़े ताकि वो बेयरली हेवनली सी सिटी के ऑलमोस्ट पूरे एरिया को देख पाए। एक ह्यूज हॉट स्पीयर इरप्ट हुआ जो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा था, राइज कर रहा था और फाइनली एक्सप्लोड करने के लिए स्काई में सोर कर गया, एक टेरिफाइंग सुपर लार्ज मशरूम क्लाउड बनते हुए। तब जाके अर्थ से वो रोर सुनाई दिया जो किसी के भी ईयर ड्रम्स को इंस्टेंटली शैटर कर सकता है। कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स के इमरजेंसी मैकेनिज्म्स ने तुरंत नॉइज रिडक्शन फंक्शन एक्टिवेट किया ताकि एक्सट्रीमली हाई डेसिबल साउंड को ऑफसेट किया जा सके और लोगों के कानों और इंटरनल ऑर्गन्स को इंजर्ड होने से बचाएं। दुनिया के वेरियस कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स जो इस बैटलफील्ड को ऑब्जर्व कर रहे थे, उनके फेसेस पे एक्सट्रीमली सोलमन एक्सप्रेशन आ गया। लव ऑफ डेथ, सुपर लार्ज इक्विवेलेंट। लेकिन जू जेंग चर्च के कार्डिनल ने फ्रॉन करते हुए कहा, उन्होंने ये कब लॉन्च किया? डेथ ऑफ लव का लॉन्च बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट करता है। बेसिकली जैसे ही लॉन्च सीलो ओपन होता है, दुनिया भर के सैटेलाइट्स उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। एक डेथ ऑफ लव को साइलेंटली डेटोनेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, लेकिन अभी ये चीज वाकई हाक्शॉ किंगडम की लैंड पे हो रही है। शेंजिंग डिस्ट्रिक्ट में मैन युआनजुन अचानक खड़ा हो गया
और उसके सामने वाले बिग स्क्रीन को स्टीयर करने लगा। पूरे कॉम्बैट कमांड सेंटर में सब लोग थोड़े हैरान थे। होतू भी और बाकी वॉरियर्स भी इतने हॉरिफिक एक्सप्लोजन को रेजिस्ट नहीं कर पाते और एशेस में बदल जाते। सिर्फ लियांग यू और उसके कुछ कंपेनियंस को यह समझ था कि जब तक जैंगी जिंदा है उन्हें कोई डेंजर नहीं है। क्या एब्सोल्यूट डिफेंस सिर्फ एक जोक है? शायद पहले ऐसा लगता था, लेकिन जब से जैंगी ने एस्केप इनटू द वॉइड मास्टर किया है, वो कम से कम 1 मिनट तक ट्रू इनविंसिबिलिटी मेंटेन कर सकता है। वो अपने आप को एक दूसरी दुनिया में हाइड कर लेता है, रियल वर्ल्ड से कंप्लीटली आइसोलेट हो जाता है। जब तक वो शो अप नहीं करता कोई उसे मार नहीं सकता। एक अर्थ शैटरिंग एक्सप्लोजन हुआ और गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड उसके सेंटर में था। इस मोमेंट में बिल्कुल वैसे ही जैसे लियांग यू ने इमेजिन किया था, जैंगी ने सबको दूसरे डायमेंशन में लीड कर दिया। दूसरे डायमेंशनल स्पेस में टाइम का फ्लो एक्सट्रीमली स्लो होता है, लेकिन ह्यूमन थिंकिंग इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करती। इसीलिए शेंग दाओवेन और बाकी लोग जो पहली बार इस स्पेस में आए, उन्होंने एक क्लियर सेंस ऑफ सेपरेशन फील किया। ऐसा लग रहा था जैसे उन पे इमोबिलाइजेशन का स्पेल लगा हो। उनका बॉडी ऑलमोस्ट मूव नहीं कर पा रहा था, लेकिन उनका ब्रेन सब कुछ ऑलरेडी सेंस कर रहा था। ये फीलिंग अनडाउटेडली एक्सट्रीमली पेनफुल थी। जैंगी भी, जो काफ़ी टाइम से ट्रेन था, वो भी इस मेंटल टॉर्चर को ज़्यादा देर तक एंड्योर नहीं कर सकता। ली चेंगोंग ने अपने दिल में एक फियर फील किया। जब वो जैंगी से फाइट कर रहा था, तब उसे रियलाइज़ हुआ था कि वो कभी भी जैंगी के डायमेंशनल गेट में ब्रेक नहीं कर सकता। अब उसे ये समझ आ गया कि अगर वो वाकई अंदर आ गया होता तो या तो वो मर जाता या फिर एक ऐसी लाइफ जीता जो डेथ से भी वर्स होती। चाहे दोनों स्पेस रिलेटेड एलियंस थे, लेकिन जैंगी की एबिलिटीज उससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थी। ली चेंगोंग के दिल में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जेलसी आ गया, लेकिन जब उसने सोचा कि जैंगी के पास टाइम की एबिलिटी भी है, तो ये जेलसी पावरलेस बन गई। लोगों के बीच का गैप इतना बड़ा हो सकता है कि वो इमेजिनेशन से बाहर हो। जब तुम्हारी एबिलिटी सिर्फ थोड़ी सी बेटर होती है तो लोग तुमसे जेलस होते हैं, तुमसे रिजेंट करते हैं, तुम्हारे डाउनफॉल का वेट करते हैं या सोचते हैं कि एक दिन वो तुमसे बेटर बन जाएंगे। लेकिन जब तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि वो लोगों को डिस्पेयर में डाल दे, तो उनके दिल की जेलसी एडमिरेशन में बदल जाती है। जैंगी के पास इस वक्त उनके मेंटल स्टेट को उनके दिल की जेलसी एडमिरेशन में बदल जाती है। जैंगी के पास इस वक्त उनके मेंटल स्टेट को कंट्रोल करने का तरीका नहीं था। वो उनसे कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। टॉर्चर एंड्योर करना गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव के ब्लास्ट से मरने से बेटर है। इस बैटल के बाद हेवनली सी सिटी कंप्लीटली फिनिश्ड हो चुकी थी। ये गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव वो वेपन था जो जैंगी ने पहले से जू जंग से रिक्वेस्ट किया था। ये कहा जा सकता है कि अब तक ह्यूमंस जो क्रिएट कर पाए हैं, उनमें ये सबसे बड़ा गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव है। हिस्ट्री में एक मॉन्स्टर वेपन था जिसे सार बॉम्ब कहते थे, लेकिन उसका साइज इतना बड़ा और वेट इतना हैवी था कि वो सिर्फ एक फेस सेविंग प्रोजेक्ट बन गया, मसल्स शो करने के लिए। लेकिन एक्चुअल में उसे मिसाइल्स के थ्रू कैरी करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था। लेकिन जैंगी को ऐसे वेपन्स की ज़रूरत नहीं होती। उसे सिर्फ ये करना होता है कि डेथ ऑफ लव को हेवनली सी सिटी के अंडरग्राउंड में क्वाइटली बरी कर दे और फिर सही वक्त का वेट करे ताकि उसे डेटोनेट किया जा सके। ये प्लान उसने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था और हर रीजन के टॉप लीडर्स को भी ये पता था कि अगर उन्हें लग जाए कि वुलुआन एम्पायर के एलियन फोर्सेस को हराया नहीं जा सकता, तो वो डेफिनेटली गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव यूज करेंगे। लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि जैंगी ऐसे तरीके से ये करेगा। अगर ह्यूमन टेक्नोलॉजी मिसाइल कैरिड डेथ ऑफ लव को डिटेक्ट कर सकती है, तो वुलुआन एम्पायर, जिसका सिविलाइजेशन लेवल ह्यूमन सिविलाइजेशन के बराबर या उससे भी ज़्यादा एडवांस्ड है, वो भी उसे डेफिनेटली डिटेक्ट कर सकता है। पिछली बार जो लव डेथ शॉट एक्यूरेटली इंटरसेप्ट हुआ था, वो इस प्रॉब्लम को क्लियरली इलस्ट्रेट करता है। लेकिन यांग शिनशिन ने सभी रीजन्स को बोला कि वो सैटेलाइट के थ्रू सीन पे एनर्जी फ्लक्चुएशन सर्वे करे, और पता चला कि गेटकीपर ने एक स्पेशल वेपन का यूज़ किया था ताकि वो गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव की एनर्जी को ऑफसेट किया जा सके।
इससे जैंगी एक बात तो समझ गया, गेटकीपर ऑफ हेड्स अकेला मैसिव गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव को स्टॉप नहीं कर सकता। अगर अपोनेंट स्पेशल वेपन का यूज करता है तो तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि उसे रिएक्ट करने का टाइम ना दो और अचानक डेथ ऑफ लव को डेटोनेट कर दो, तब शायद उसका इफेक्ट मिरेकुलस हो सकता है। बस इतना ही सिंपल है। जब उसने ये रियलाइज किया तो उसने तुरंत अपना सुपर लार्ज इक्विवेलेंट लव डेथ ट्रांसफर कर दिया। होतू और बाकी वॉरियर्स ने गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड का अटेंशन फ्रंट से अट्रैक्ट किया। इस मोमेंट में अचानक गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव का डेटोनेट करना और फिर एस्केप इनटू वॉइड एबिलिटी का यूज करके सबको सेव करना, यही जैंगी का प्लान था। जैंगी ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग में नेक्स्ट बैटल को काउंटलेस बार डिड्यूस कर चुका था। दूसरे डायमेंशनल स्पेस में टाइम बहुत लंबा होता है, इतना कि जैंगी हर नेक्स्ट स्टेप को कामली प्लान कर सकता है। बेस्ट आउटकम तो ये ही होगा कि गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड डायरेक्टली गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव से मार दिया जाए और फिर वो लोग इस बैटल में डायरेक्टली विक्ट्री डिक्लेयर कर दें। अगर गेटकीपर थोड़ा कॉम्बैट पावर रिटेन करता है तो भी वो हैवी डैमेज सफ़र करेगा। उसकी करंट एबिलिटी इंडेक्स 28,000 पॉइंट के हिसाब से जैंगी, जो अभी गुड कंडीशन में है, और उसके सीरियसली इंजर्ड कंपेनियंस मिलके उसे किल करने का चांस रखते हैं, या कम से कम वो उसे एस्केप करने पे मजबूर कर सकते हैं। लेकिन अगर अपोनेंट गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव के इस आउटब्रेक को भी ब्लॉक कर लेता है तो सॉरी, जैंगी सबको लेके भाग जाएगा। अगर तुम्हें पता है कि कोई काम होने वाला नहीं तो उसे करने का कोई मतलब नहीं। 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम काफ़ी होता है। जैंगी ने अपने मेंटल लिमिट तक एंड्योर किया और फाइनली डायमेंशनल डोर का एग्जिट ओपन कर दिया। क्योंकि ये एक्सप्लोजन एक मोमेंटरी ब्लास्ट नहीं है, ये कंटिन्यूसली एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रेडिएशन रिलीज करता रहेगा। किस्मत से उन्होंने पहले से प्रिपरेशन कर लिया था और ये मान के चले थे कि गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव का यूज़ हो सकता है, इसीलिए उनके कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स में रेडिएशन आइसोलेशन का फंक्शन था। हेवनली सी सिटी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे फायर से बंद कर दिया हो, और इतनी हॉट थी कि डिस्टॉर्ट हो रही थी। एक ह्यूज और चैरेड फिगर ग्राउंड पे हाफ नीलिंग पोजीशन में था। एक हाथ पे अपना चेस्ट टाइटली कवर किया हुआ था। जो कभी इनविंसिबल गेटकीपर था, अब वो स्ट्रगल कर रहा था खड़ा होने के लिए। लेकिन सिर्फ इतना सिंपल एक्शन करने से उसके मुंह से एक लार्ज पूल ऑफ ब्लड स्पिट हो गया। अब वो बिल्कुल वैसा नहीं लगता जैसा पहले लगता था। उसका पूरा शरीर चारकोल जैसा चैरड हो चुका है और वो एक्सट्रीमली मिजरेबल लेकिन साथ ही अगली और टेरिफाइंग भी लग रहा था, जैसे हेल से निकला हुआ कोई डीमन हो। वॉइड में एक क्रैक क्रिएट हुआ और एक वाइट हैंड ने डायमेंशनल क्रैक को ओपन किया। जैंगी वॉइड से बाहर निकल कर आया। उसके पीछे एक ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड घोस्ट ट्रेन थी। होतू और बाकी वॉरियर्स मेंटली बहुत वीक स्टेट में थे, क्योंकि ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसी सील्ड स्टेट एक्सपीरियंस की जहां मेंटल और सेंसरी लेवल पे वो महीनों तक मूव नहीं कर पाए। जैंगी के अपीयर होने के बाद उसने अब भी डिस्टेंस में खड़े चैरेड मॉन्स्टर को कॉशियसली स्टेयर किया। उसके हाथ में जो स्वॉर्ड इन द ट्री था, उसके सिल्वर वाइन्स अनस्टेबल तरीके से हिल रहे थे, डिफेंस के लिए कभी भी एक नेट बनाने को तैयार। लेकिन सिर्फ एक नज़र के बाद जैंगी के हाथ में स्वॉर्ड इन द ट्री अचानक एक्सप्लोड हो गया। सिल्वर वाइन्स एक जगह गैदर हो गए और एक शार्प सिल्वर स्पाइक में ट्रांसफॉर्म हो गए, जो गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड की तरफ सीधा रश कर गए। जैंगी हमेशा कॉशियस रहता है, लेकिन अगर वो डीले करता तो शायद अपोनेंट को रिकवर करने का चांस मिल जाता, इसीलिए जैंगी रिस्क नहीं लेना चाहता। जैंगी के अटैक के सामने गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड अचानक टर्न हुआ। उसकी आंखें रेड थी और उनमें एक्सट्रीमली कोल्ड मर्डरस इंटेंट चमक रहा था। उसने अपना राइट फिस्ट रेज किया और उसे सिल्वर स्पाइक पे हार्ड तरीके से स्मैश कर दिया। स्वॉर्ड इन द ट्री ने गेटकीपर के शोल्डर को पियर्स कर दिया और उसके बॉडी से लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लू ब्लड स्प्लैटर हो गए। आखिर में उसका फिस्ट कुछ सेकंड स्लो हो गया और वो जैंगी के अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाया। जैंगी के मुंह के कॉर्नर्स थोड़ा रेज हुए, एक कोल्ड सेटिस्फैक्शन के साथ। जैसा उम्मीद किया था,
चाहे तुम डेथ ऑफ लव के एक्सप्लोजन से सरवाइव कर लो, तुम्हारी सारी स्ट्रेंथ ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है। स्वॉर्ड इन द ट्री श्रिंक हो गया और एक 2 मीटर लॉन्ग स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो गया। जैंगी की आंखों में अब फेरोसिटी चमक रही थी और उसके पीछे का डार्क पावर टाइड की तरह सर्च कर रहा था। उसके पीछे एक ह्यूज वोर्टेक्स ऑफ वॉइड स्पिन कर रहा था, जैसे एक लाइफ डिस्क हो। वो पावरफुल फोर्स पूरे बॉडी में स्प्रेड हो गया और फाइनली स्वॉर्ड इन द ट्री के ब्लेड पे कंसंट्रेट हो गया। वो स्वॉर्ड अब पिच ब्लैक थी और उसका सर्जिंग पावर एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट हो गया, स्वॉर्ड के टिप पे। थंडर के साउंड के साथ एलेक्सी सबसे पहले रिकवर हुआ। उसने अपने दोनों बैटल एक्सेसरीज किए, थंडर अट्रैक्ट किया और जैंगी के साइड में खड़े होकर अटैक लॉन्च करने के लिए रेडी हो गया। दोनों ने एक साथ अटैक किया और वो अटैक सीरियसली इंजर्ड और डाइंग गेटकीपर की तरफ शूट हो गया। एक और वायलेंट एक्सप्लोजन हेवनली सी सिटी में गूंज उठा, एक ऐसी जगह जो अब स्कॉच्ड अर्थ में बदल चुकी थी। गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव का आउटब्रेक वॉर को ऑफिशियली फाइनल स्टेजेस में ले गया। चाहे सक्सेस हो या फेलियर, अब सबको ऑल आउट जाना ही होगा। लियांग यू और फ्लावर जो बहुत देर से स्टैंड बाई पे थे, अब और हेजिटेट नहीं कर रहे थे। वो दोनों कम्युनिकेशन चैनल पे कनेक्टेड थे और बैटलफील्ड के हर जगह की सिचुएशन उन्हें पता थी। दोनों साइड्स इस बार वेल प्रिपेयर्ड थी और हाई लेवल एलियंस को मार पाना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो गया था। इस बार बैटलफील्ड पे स्टेलमेट चल रहा था और सिर्फ अब उनका ये न्यू फोर्स अपना ग्रेटेस्ट इफेक्ट अचीव कर सकता है। चलो फ्लावर, लियांग यू ने कहा। फ्लावर खड़ी हुई और उसकी ह्यूज बॉडी पे एक पेयर ऑफ विंग्स स्प्रेड हो गए। लियांग यू ने एक फ्लिप में उसके बैक पे जंप किया और फ्लावर ने हवा में सोर करना शुरू किया। उनका गोल बिल्कुल क्लियर था। कुछ मिनट्स बाद फ्लावर ने अपने विंग्स फ्लैप किए और गानवान नेबरिंग सिटी में लैंड किया। ये वही बैटलफील्ड था जहां चेन जुआनबा और हान शांजो फाइट कर रहे थे। उनके सामने जो एनिमी था वो उनका ओल्ड राइवल था, जाइंट ब्लेड और फ्रॉस्ट का डेडली कॉम्बिनेशन। पिछली बार भी दोनों साइड्स विनर डिसाइड नहीं कर पाए थे और इस बार भी फाइट बहुत क्लोज चल रही थी। जब लियांग यू और फ्लावर वहां पहुंचे तब तक चेन जुआनबा और जूरन पूरे ब्लड में कवर हो चुके थे। उनके कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स और आर्मर कंप्लीटली शैटर हो चुके थे। चेन जुआनबा के वेस्ट पे एक हिडियस और टेरिफाइंग कट था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे नाइफ से ऑलमोस्ट हाफ कट कर दिया गया हो। चाहे लियांग यू ने बैटल डायरेक्टली नहीं देखा, लेकिन वो क्लियरली इमेजिन कर सकती थी कि ये कितना डेंजरस था। लियांग यू और फ्लावर को देखते ही जाइंट ब्लेड और फ्रॉस्ट के चेहरे का कलर इंस्टेंटली चेंज हो गया। रीइंफोर्समेंट्स। हान शांजो ने रिलीफ की सांस ली। तुम फाइनली आ गए, बहुत अच्छा हुआ, वरना आज हम यहीं मर जाते। चाहे लियांग यू और फ्लावर सिर्फ वाइट चैरियट लेवल एलियंस है, लेकिन इस वक्त जब वो फुल कंडीशन में है तो वो पूरी फाइट का बैलेंस ट्रिप कर सकते हैं। लियांग यू ने 4 वुंडेड एलियंस की तरफ ग्लांस किया, धीरे से अपने हाथ में ड्रैगन रोर ड्रॉ किया और बैटलफील्ड के सेंटर की तरफ वॉक किया। तुम सब रेस्ट लो, बाकी की फाइट मुझे हैंडल करने दो। उसे क्लियरली दिख रहा था कि चेन जुआनबा की इंजरीज बहुत सीरियस है। अगर फाइट कंटिन्यू हुई और अपोनेंट ने डेस्पिरेशन में अटैक किया तो उसे रिप्लेस करने का चांस बन सकता है। ये सुन के चेन जुआनबा ने अपने लिप्स कर्ल किए एक आइसी स्माइल के साथ। ओए औरत, उसने स्नीयर किया, क्या तुम मुझे कमजोर समझ रही हो? फ्लावर ने टर्न करके उसकी तरफ ग्रॉल किया। लियांग यू ने अपना हेड तक टर्न नहीं किया, बस कामली बोला, बैटलफील्ड पे कैजुअलिटीज मिनिमाइज करना ही सबसे वाइज चॉइस होती है। एक कॉमन मैन की करेज का कोई मतलब नहीं। चेन जुआनबा ने यह सुन के प्लेफुली स्माइल किया। लेकिन तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। चाहे सामने वाला बंदा सीरियसली इंजर्ड हो, बीस्ट तो बीस्ट ही होता है और इंजर्ड बीस्ट सबसे डेंजरस होता है। तुम मुझे कमजोर समझ रही हो? लियांग यू ने अपने आईब्रो रेस किए। सॉरी, मैंने कभी अपने अपोनेंट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं किया, लेकिन मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। इस बैटलफील्ड को सपोर्ट के लिए चूज करना बिना कैलकुलेशन के नहीं था। एक स्ट्रेंथनिंग म्यूटेंट होने के नाते लियांग यू के लिए सबसे वाइज चॉइस यही थी कि वो सीरियसली इंजर्ड जाइंट ब्लेड पे अटैक करे। लियांग यू और फ्लावर ने चेन जुआनबा और हान शांजो को रिप्लेस कर दिया और बैटलफील्ड पर पहुंच गए। चाहे सिल्वर आर्मर और ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर दोनों बैटल में डैमेज की स्टेट में थे, लियांग यू ने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं दिखाई।
उसे पता था कि अगर ये सीरियसली इंजर्ड और मरने के कगार पर खड़ा बंदा डेस्परेट होकर लड़ना शुरू करे तो वो एक आखिरी चमक की तरह होगा और वो एक छोटी सी ड्यूरेशन में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ का डिस्प्ले कर सकता है। यहाँ किसी भी तरह की नेग्लिजेंसी की जगह नहीं है। और वैसे भी जू रेन ने अपना बड़ा अजीब शेप वाला स्किमिटर टाइटली पकड़ रखा था हाथ में और उसकी आंखें सीधा लियांग यू पर टिकी हुई थी। चाहे उसने एक शब्द भी नहीं बोला, उसकी आंखों में मर्डरस इंटेंट क्लियरली दिख रहा था। लियांग यू ने अपने हाथ में पकड़े लॉन्ग स्वॉर्ड को स्वीप किया और एक काली एनर्जी उसके पैरों के सेंटर से घूमती हुई उसके बॉडी के अराउंड रोटेट होने लगी। एंडलेस ब्लैक एयर आसमान की तरफ उठने लगी जैसे एक स्मोक स्क्रीन हो और बैटलफील्ड को कवर करने लगी। लियांग यू ने जू रेन के पास जाने का डिसीजन नहीं लिया, बल्कि अपने हाथ में पकड़े लॉन्ग स्वॉर्ड को उसकी तरफ पॉइंट किया और डायगोनली रेस किया। एक क्लीन और शार्प स्वीप के साथ एक ह्यूज ब्लैक प्लेट लाइट चमक उठी जैसे आसमान में लटकती हुई एक कर्टेन हो और वो डायरेक्टली जू रेन पर अटैक करने लगी। जू रेन ने ठंडी सी स्नॉट की, अपने हाथ में पकड़ा हुआ जाइंट ब्लेड उठाया और सीधा अपने सामने ब्लॉक कर दिया। उसने लियांग यू के अटैक को एक ही स्वॉर्ड के चॉप में डिफ्लेक्ट कर दिया। लियांग यू बिल्कुल काम रही और उसके साथ एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन किया, फिर स्वॉर्ड स्विंग करना कंटिन्यू रखा। वो लॉन्ग रेंज अटैक्स का यूज कर रही थी ताकि जू रेन की रिमेनिंग पावर को टेस्ट कर सके और उसकी कॉम्बैट स्टेटस को डिटरमाइन कर सके, ताकि डिसाइड कर सके कि अगला फाइट कैसे हैंडल करना है। दूसरी तरफ फ्लावर की ह्यूज आंखें ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर पर टिकी हुई थी। उसके मुंह के कॉर्नर्स ह्यूमन जैसे उठे हुए थे और उसकी लॉन्ग बियर्ड ट्रेम्बल कर रही थी। लियांग यू को बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा जब उसका सामना जाइंट ब्लेड से हो, लेकिन फ्लावर पहले भी इस तरह के ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर के अगेंस्ट लड़ चुकी है और उसे अपोनेंट की स्ट्रेंथ लेवल के बारे में बिल्कुल क्लैरिटी है। चाहे अपोनेंट अपने प्राइम में हो, फ्लावर फिर भी उससे फाइट कर सकती है। और अब तो ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर ऑलरेडी हान शांजो और चेन जुआनबा के साथ बैटल में बैडली इंजर्ड हो चुका है। वो एलियन जिसके पास फ्रोस्ट एट्रीब्यूट्स हैं, उसे हान शांजो की फ्लेम्स ने कंप्लीटली रीस्ट्रेन कर दिया था। अगर जायंट ब्लेड ने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया होता तो हान शांजो उसे मार भी देता। तो अब फ्लावर के लिए उससे डील करना एक छोटी सी डिश खाने जैसा है। लेकिन फ्लावर काफ़ी टाइम से जैंगी के साथ है और उसने ये भी समझ लिया है कि एक लायन भी जब रैबिट से लड़ता है तो अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज़ करता है। उसने अपना ब्लडी मुंह ओपन किया और उसके अंदर से एक ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी गैदर होने लगी, जो इवेंचुअली एक स्कारलेट हाई एनर्जी पार्टिकल कैनन में ट्रांसफॉर्म हो गई। उसने ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर पर एम किया और एनर्जी कैनन एक रेड बीम में बदल गई जो फियर्सली शूट हुई। ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर का चेहरा रेज से पेल हो गया। उसने डॉज करने की कोशिश की, लेकिन उसका फिजिकल कंडीशन इस मोमेंट में इतना खराब था और फ्लावर का हाई एनर्जी पार्टिकल कैनर इतना फास्ट था कि वो सिर्फ एक लार्ज अमाउंट ऑफ आइस अपने सामने कंडेंस कर सका, जिसे उसने एक ह्यूज आइसबर्ग में बदल दिया ताकि अटैक को ब्लॉक कर सके। आइसबर्ग बिल्कुल भी फ्लावर के हाई एनर्जी पार्टिकल कैनन को ब्लॉक नहीं कर सका और एक ह्यूज होल डायरेक्टली उसमें पियर्स हो गया। फिर एनर्जी ने ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर के बॉडी को फियर्सली हिट कर दिया। उसके मुंह से एक स्क्रीम निकल गई और उसका पूरा बॉडी पीछे की तरफ ब्लो हो गया। उसके इंजर्ड टॉर्सो से लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो होने लगा। मैं पहले उसे मार देता हूँ, फिर तुम्हें सपोर्ट करने आता हूँ। फ्लावर ने लियांग यू से बात करने के लिए एक ट्रांसलेशन टूल का यूज़ किया। आज के दिन उसकी इंटेलिजेंस ह्यूमन से कम नहीं है, तो कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लियांग यू ने कोई ब्रेवरी दिखाने की कोशिश नहीं की। जैसा कहते हैं, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। पहले लियांग यू एक रेकलेस इंसान थी जो सिर्फ फोर्स यूज करना जानती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में जैंगी के साथ रहकर और उसके इन्फ्लुएंस में आकर वो काफी स्टेबल होने लगी है। तो चाहे उसे पता था कि जू रेन सीरियसली इंजर्ड है, उसने अपोनेंट को डेथ से पहले काउंटर अटैक का कोई चांस नहीं दिया और डिस्टेंस से ही ब्लैक मेंटल एनर्जी का यूज करके अटैक करती रही। इस मोमेंट में जू रेन का हार्ट सिंक कर गया जब उसने देखा कि उसके लोग एक जायंट कैट के द्वारा चेस किए जा रहे हैं। लेकिन अगर वो अब जाकर हेल्प करता तो अपनी बैक एनिमी के लिए एक्सपोज कर देता। करंट सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट है और ऊपर से चेन जुआनबा और हान शांजो अभी भी फाइट करने की स्ट्रेंथ रखते हैं।
उसके पास सिर्फ एक ही होप बचा है, हेवनली सी सिटी अभी के लिए। सिर्फ अगर उनका जनरल जीत गया तभी वो बच सकता है। लेकिन जूरन के दिल में एक अनईजी फीलिंग उठने लगी। अब तक मार्शल ने उन ह्यूमन म्यूटेंट्स को डील क्यों नहीं किया? सोचने का टाइम ही नहीं था। फ्लावर ने एक रोर किया और सीधा वुंडेड ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर की तरफ रश कर गया। जूरन ने अपना ह्यूज स्किमेटर पकड़ रखा था और बार बार लियांग यू के अटैक्स को ब्लॉक करता रहा। फिर उसने इनिशिएटिव लेके अटैक करने का डिसीजन लिया। उसका प्लान था अपनी बची हुई स्ट्रेंथ को गैदर करे, एक फेटल ब्लो अनलीश करे और सामने खड़ी ह्यूमन फीमेल को तुरंत मार दे। सिर्फ इसी तरीके से उसके पास सर्वाइवल का चांस हो सकता था। लेकिन लियांग यू उसके थॉट्स को पहले ही देख चुकी थी और उसे बिल्कुल भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं देने वाली थी। जाइंट ब्लेड बहुत ही फास्ट था और एक मोमेंट में लियांग यू के विसिनिटी में आ गया। उसने अपना ह्यूज ब्लेड उठाया और चॉपिंग स्टार्ट कर दी। वो ऑपरेसिव फोर्स इतनी पावरफुल थी कि लियांग यू को मूव करने पर मजबूर कर सकती थी, अगर वो एलियन सीरियसली इंजर्ड और डाइंग स्टेट में हो तब भी। रिलीज फोर्स। इस वक्त लियांग यू ने डिफेंस पर फोकस करने का डिसीजन लिया। ताई ची की फोर्स रिलीजिंग टेक्निक का फुल यूज किया और डिफेंस को एक्सट्रीम लेवल तक पुश किया, उसके बजाय कि वो जाइंट ब्लेड के साथ एक लाइफ रिस्किंग फाइट करे। दोनों एनहांस म्यूटेंट्स के बीच का बैटल इतना इंटेंस था कि एक डिफीनिंग रोर सुनाई दिया और उनके पैरों के नीचे की ग्राउंड उनके पावर को हैंडल नहीं कर पाई और लगातार ब्रेक होती रही। लेकिन लियांग यू ने इस वक्त मार्शल आर्ट्स का सीक्रेट यूज किया। उसने जाइंट ब्लेड के साथ हेड ऑन कोलाइड नहीं किया और उसके पास अपनी फुल स्ट्रेंथ एक्सर्ट करने की स्पेस भी नहीं थी। स्किल की बात करें तो लियांग यू ट्रूली एक मास्टर लेवल पर थी। उसे पता था कि जाइंट ब्लेड के पास चांसेस बहुत कम है, शायद सिर्फ एक ही स्ट्राइक का मौका मिले, तो जब तक वो कोई फ्लॉ रिवील नहीं करती तब तक वो सेफ रहेगी। कुछ ही मोमेंट्स बाद फ्लावर वापस आया अपने मुंह में ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर के ब्लडी कॉप्स को लेकर। उसने जाइंट ब्लेड को पावर शो करने के लिए वो कॉप्स दिखाया, फिर एक क्लिक के साथ उस कॉप्स को आधा चबा दिया और अपने स्टमक में सोलो कर लिया। जूरन का हार्ट तुरंत सिंक कर गया क्योंकि उसके बाद तुरंत फ्लावर ने बैटल ज्वाइन कर लिया। फ्लावर की हेल्प से लियांग यू का बैटल काफी इजी हो गया। वो ह्यूमन और वो कैट एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे और लगातार लॉन्ग रेंज अटैक्स का यूज करके जाइंट ब्लेड की स्ट्रेंथ को कंज्यूम करते रहे। ये सब देखकर हान शांजो, जो डिस्टेंस से रेस्ट करते हुए बैटल ऑब्जर्व कर रहा था, उसका चेहरा कॉन्स्टिपेटेड हो गया। तुम वाकई उन लोगों जैसे बन जाते हो जिनके साथ तुम रहते हो। वो इस तरह के डिस्पिकेबल और मैडनिंग स्टाइल ऑफ प्ले से बहुत फेमिलियर था। ये जैंगी का स्टाइल था। चाहे उसके पास स्ट्रेंथ का ओवरवेलमिंग एडवांटेज हो, वो हमेशा सबसे स्टेबल मेथड चूज करता है, अपने अपोनेंट को धीरे धीरे टॉर्चर करके मारने का। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये उस लेम इंसान के गुड लेग को हार्ड किक करने जैसा है। इस वजह से हान शांजो और चेन जुआनबा दोनों ने डिसमे में अपने दांत बींच लिए। चेन जुआनबा को ये फाइटिंग स्टाइल पसंद नहीं था, लेकिन उसे ये एडमिट करना पड़ा कि ये मेथड सच में काफी स्टेबल था। आखिर में जाइंट ब्लेड गिर गया। लियांग यू और फ्लावर ने उसे कभी भी वो डेथ फाइट का चांस नहीं दिया जिसका उसने होप किया था। वो इंसान और वो कैट ने फ्रॉग को वार्म वाटर में बॉईल किया और उसकी लास्ट स्ट्रेंथ को एग्जॉस्ट कर दिया। आखिर में लियांग यू ने उसे 100 से ज्यादा बार स्टैब किया और उसे ग्राइंड करके मार दिया। लियांग यू ने बिना किसी फॉर्मेलिटीज के जाइंट ब्लेड की ओरिजिन पावर कलेक्ट करनी शुरू कर दी। हान शांजो की आंखें वाइडन हो गई। अरे 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 बहन, ये थोड़ा इनएप्रोप्रिएट नहीं हो गया? उसने फ्लावर की तरफ पॉइंट किया जिसके मुंह में अभी भी खून बह रहा था और बोला, तुम्हारी कैट एक को ऑलरेडी खा चुकी है, क्या तुम हमें इस ओरिजिन का कुछ भी नहीं छोड़ने वाली? लियांग यू को जैंगी के इंस्ट्रक्शंस याद आए और उसने कहा, हम सिर्फ टेम्पररीली इन्हें जब वॉर खत्म हो जाएगा तुम केओस के पास जाके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर सकते हो। लियांग यू को दूसरों से आर्ग्यू करना अच्छा नहीं लगता। जैंगी ने इस बात को कंसिडर किया था, इसलिए उसने सब कुछ उसके ऊपर ही छोड़ दिया। इस वक्त एक बड़ी बैटल अभी अभी खत्म हुई थी और हान शांजो और चेन जुआनबा के पास लियांग यू से आर्ग्यू करने की एनर्जी नहीं थी और ऊपर से क्राइसिस अभी तक कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं हुआ था और सबको अभी भी मिलके काम करना था।
तो चेन जुआनबा ने हान शांजो को एक लुक दिया और दोनों ने इस बात को छोड़ दिया। लियांग यू और फ्लावर बिना रुके अगले बैटलफील्ड की तरफ रश कर गए। जल्द ही वो उस जगह पहुंच गए जहां मास्टर ऑफ बरियल और जोंग यूए थे। लेकिन जब वो वहां पहुंच गए तो उन्होंने सिर्फ ये देखा कि अंडरटेकर जोंग यूए के इंजरीज ट्रीट कर रहा था। ये देखकर लियांग यू ने फ्यूनरल मास्टर के सामने झुककर बोला, मास्टर, क्या आपने एनिमी को डिफीट कर दिया? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने दिनों बाद मिलने पर आपकी स्ट्रेंथ इतनी इम्प्रूव हो गई होगी। साउथ वेस्ट रीजन के अंडरटेकर के बिना उसके पास वो एंडलेस मेंटल पावर ब्लेसिंग नहीं होती। मुझे लगा था कि वो सिर्फ थोड़ी स्ट्रेंथ गैदर करने आया होगा, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं था कि उसके रिजल्ट सबसे बेस्ट होंगे। अंडरटेकर ने स्माइल किया और अपना सर हिला दिया। तुम गलत हो, हमने दुश्मन को हराया नहीं है, बल्कि लास्ट मोमेंट पर कोई और आ गया और उसने हमें हेल्प किया दुश्मन को डिस्ट्रॉय करने में। लियांग यू ने यह सुनकर थोड़ा सा फ्रॉन किया। उसकी आंखों में सरप्राइज क्लियरली दिख रहा था। कोई हमसे पहले पहुंच गया? लेकिन मुझे याद है कि कोलिएशन में कोई एक्स्ट्रा एपिसोलॉन क्लास म्यूटेंट नहीं है। जोंग यूए ने लियांग यू की तरफ देखा और डीप वॉइस में बोला, हाँ, एक और है। वो कौन है? लियांग यू ने सस्पिशियस टोन में पूछा। इस वक्त जोंग यूए की इंजरीज काफी सीरियस थी। चाहे उसे मेडिसिन इंजेक्ट की गई हो, उसकी लिप्स वीकनेस की वजह से पेल हो गई थी। उसने धीरे धीरे बोला, मैं उसे नहीं जानता, लेकिन वो एक लॉन्ग हेयर वाली लड़की थी। 18 साल से ज्यादा की नहीं थी। जब हम लास्ट मोमेंट तक फाइट कर रहे थे, मुझे लगा कि मैं अब मरने वाला हूँ, लेकिन तभी वो अचानक बैटलफील्ड में रश कर गई और एक अनबिलीवेबल तरीके से वुलुआन एम्पायर के एलियंस को मार दिया। अनबिलीवेबल? जितना ज्यादा लियांग यू सुन रही थी, उतना ही कम वो समझ पा रही थी। ऊपर से तुम कह रहे हो कि वो एक लड़की थी। क्या वो हाक्शाओ कंट्री से थी? बिल्कुल थी। जोंग यूए ने अफर्मेटिवली सर हिलाया। उसकी एबिलिटी बहुत ही स्ट्रेंज थी, मैंने ऐसे कभी नहीं सुनी। चाहे उसने स्नीक अटैक करके जीत हासिल की जब हम वुलुआन एम्पायर के एलियंस से लड़ रहे थे, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स में उसने एक साथ 4 कंप्लीटली डिफरेंट एट्रीब्यूट्स वाली एबिलिटीज डिस्प्ले कर दी। उसने एक इल्यूजन का यूज किया ताकि स्मोक अनकॉन्शियस हो जाए, फिर उसे एक आइस कॉफिन में सील कर दिया। उसके बाद उसने थंडर का यूज किया ताकि स्टॉर्म का बैरियर शैटर हो जाए। सिर्फ एक ब्रीफ मूवमेंट में उसने उन्हें खत्म कर दिया, उन्हीं पावर्स का यूज करके जो उन्हें रिस्ट्रेन करती थी। ये तो बहुत हॉरिफाइंग है। जितना ज्यादा लियांग यू सुन रही थी, उतना ही ज्यादा वो डर भी रही थी। उसने और फ्लावर ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों के दिमाग में एक ही नाम आया, स्नो वर्शिप कल्ट की लीडर युआन कोंगये। लेकिन युआन कोंगये तो काफी पहले ही मर चुकी थी, लेकिन उन्हें अब भी याद है कि रिवरसाउथ डोमेन ने ओरिजिनल कोंगये के बचे हुए सेल्स का यूज करके उसका कॉपी बनाया था। वही है जू जंग की गॉड डॉटर यूयू। अब सोचने पर लगता है कि जो एपिसलोन लेवल म्यूटेंट अचानक बैटलफील्ड पर अपेयर हुई, वो सिर्फ वही हो सकती है। वो अब एपिसलोन बन चुकी है। लियांग यू डीपली शॉक थी। जू जंग वाकई में कनिंग और स्लाई है। उसने अपने हाथ में इतना बड़ा ट्रम्प कार्ड छुपा के रखा था जिसे उसने आज तक यूज ही नहीं किया। तो अब ये क्लियर हो गया है कि जूयू अब तक इसीलिए सामने नहीं आई थी क्योंकि उसका असली पर्पस ये था कि वॉर के एंड मोमेंट पर वो टॉप लेवल एलियंस के ओरिजिन्स हार्वेस्ट करे और फिर जूयू को ग्रो करने का मौका मिले। लियांग यू को अचानक अपनी स्पाइन पर एक ठंडी सी चिल फील हुई। बैटलफील्ड पर अभी भी काफ़ी ब्लैक चैरियट लेवल म्यूटेंट्स मौजूद हैं। अगर जूयू उनके ओरिजिन ले रही है तो स्ट्रेंथन का रैपिड इम्प्रूवमेंट सिर्फ एक एक्सपेक्ट होगा। सबसे टेरिफाइंग बात ये होगी कि ये एलियंस जो बिलियंस ऑफ क्रिएचर्स में चूजन जीनियसेस हैं, उनके पास सबसे एडवांस सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं। अगर जूयू उनकी स्ट्रेंथ को डिवॉवर कर लेती है तो ये भी पॉसिबल है कि वो उनकी सुपरनैचुरल पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर ले। चाहे अभी रिवरसाउथ डोमेन के साथ उनका रिलेशनशिप सरफेस पर अच्छा दिख रहा हो, लेकिन युआन कोंगये का छोड़ा हुआ शैडो अभी तक उनके अंदर एग्जिस्ट करता है। चलो कहीं और देखते हैं। लियांग यू तुरंत फ्लावर पर चढ़ गई और एक और बैटलफील्ड की तरफ रश कर गई। ओशन में शुनवू और कार्टिलस ने टीम अप किया था ताकि सी बीस्ट और एनहांस्ड ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर्स के कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट फाइट कर सके।
5 बैटलफील्ड्स में से उनका फाइट सबसे ज़्यादा मिजरेबल था। चाहे कार्टिलस ब्लैक चैरियट लेवल तक पहुंच चुका हो, उसकी स्ट्रेंथ और सी बीस्ट के बीच अभी भी एक क्लियर गैप था। अगर न्यूटन ने उसके लिए नॉटिलस नहीं छोड़ा होता और उस पर मौजूद पावरफुल सेलेस्टियल वेपन्स की हेल्प नहीं होती, तो शायद कार्टिलस और शिनबू कब का मार दिए गए होते। क्लियरली ये सब कुछ न्यूटन के एक्सपेक्टेशंस के अंदर ही था, लेकिन फिर भी उनका फाइट बहुत ही खतरनाक था। सी बीस्ट इतना पावरफुल था कि वो शिनबू का एक एनहेंस्ड वर्जन लग रहा था। उसका साइज और डिस्ट्रक्टिव पावर दोनों शिनबू से काफ़ी सुपीरियर थे और उसकी डिफेंसिव पावर भी शिनबू के बराबर थी। इस बैटल में सी बीस्ट ने ऑलमोस्ट 1 वर्सेस 2 फाइट की और कार्टिलस और शिनबू को सप्रेस करने में सक्सेसफुल रहा। और एनहेंस्ड ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर की प्रेजेंस वो लास्ट स्ट्रॉ थी जो कैमल की बैक तोड़ती है, और ये स्ट्रॉ बहुत ही हैवी था। इस वक्त ओशन बैटलफील्ड पर नॉटिलस डीप सी में लोकेटेड था और सिर्फ लॉन्ग रेंज वेपन्स का यूज करके उन दोनों को असिस्ट कर सकता था। अगर वो और ज़्यादा क्लोज आ जाता तो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय होने का रिस्क होता। लिजर्ड मैन सी बेड में इतना डीप डाइव नहीं कर सकते, तो वो इस दुनिया के टॉप डीप सी फोर्ट्रेस के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं। लेकिन कार्टिलस और शिनबू की सिचुएशन बहुत ही खराब थी। शिनबू के बॉडी पर जो टॉर्टोराइज शेल था वो टुकड़ों में टूट चुका था और पूरा समुद्र उसके खून से ब्राइट रेड हो गया था। कार्टिलस का एक आर्म टियर हो चुका था और उसके अंदर का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रिवील हो गया था। उसका बॉडी कब का ट्रांसफॉर्म हो चुका था। चाहे सरफेस पर वो अभी भी ह्यूमन लगता हो, लेकिन उसकी स्किन का मेजॉरिटी सुपर स्पाइडर फाइबर से रीशेप हो चुका था और उसके बॉडी के अंदर माइक्रो रोबोट्स भर चुके थे। वो शिनबू के टॉर्टोराइज शेल पर हाफ नीलिंग पोजीशन पे था, एक मिजरेबल स्टेट में। वो हमेशा एरोगेंट रहता था और अब भी हेविली ब्रीथ कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हॉस्टिलिटी कभी कम नहीं हुई। अगर मुझे पता होता मैं पहले ही गिव अप करके भाग जाता, उसने विशियसली कर्स किया। शिनबू की आंखें रोल हो गई और उसकी वॉइस शिनबू के कानों में गूंज उठी। एक्चुअली तुम काफी पहले एस्केप कर सकते थे। आखिर तुम कोलंबिया के एलियंस हो और यहाँ सिर्फ हेल्प करने आए हो। चाहे तुम मर जाओ, ये हमारा मैटर है। न्यूटन ने पहले ही कार्टिलस को बता दिया था कि अगर सिचुएशन क्रिटिकल लगे तो वो अपने आप निकल सकता है। मौत तक की लड़ाई, ये वर्ड कभी भी कोलंबियन सोल्जर्स के डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता। कार्टिलस ने थूक दिया, मैं बस हार मानना नहीं चाहता। तुम लोग सब लड़ रहे हो और मैं अकेला ऐसे भाग रहा हूँ। अगर ये बात बाहर चली गई तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा। समुद्र का मॉन्स्टर उन 2 हारे हुए इंसानों को घूरते हुए देखता रहा। मैंने पहले ही बोला था, सिर्फ इंसान वुलुआन एम्पायर के सामने कुछ भी नहीं है। उसने अचानक अपना मुंह बहुत ज्यादा खोल दिया और उसके बड़े बड़े माउथ पार्ट्स ऐसे लग रहे थे जैसे वो ब्लैक टॉर्टोराइज को एक ही बार में निकल जाएगा। कार्टिलस की आंखों में एक ठंडी चमक थी। तो चलो साथ में मरते हैं। ये कहते ही उसने अपना बचा हुआ हाथ अपने सीने पर रख दिया। एक साइबॉग होने के नाते उसका ज्यादातर शरीर बायो मशीनरी में बदल चुका था और अब जब वो इतनी दूर आ गया है तो उसे अपने आप को और ज्यादा एक्सट्रीम बना देने में कोई दिक्कत नहीं थी। इसीलिए एक छोटा रिएक्टर उसके दिल के पास इंस्टॉल किया गया था। जैसे ही उसे लगता कि अब जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं है, वो उसे ब्लास्ट कर देगा और दुश्मन के साथ खुद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कार्टिलस एक्शन लेने वाला था, एक ठंडी लहर अचानक दूर से बहुत तेजी से आई। वो ठंडी लहर समुद्र के सरफेस से ऐसी फैली कि आंखों से देखा जा सके और उसने आसपास के पूरे समुद्र को तुरंत फ्रीज कर दिया। समुद्र के मॉन्स्टर्स और जहां शिनबू था वो समुद्र भी एक पल में जम गया। इस समुद्र के इस हिस्सों में 10 किलोमीटर के रेडियस में लहरों ने हिलना बंद कर दिया और पूरा समुद्र एकदम जम गया जैसे एक क्रिस्टल क्लियर मिरर हो। और वो आइसी पावर अचानक समुद्र के मॉन्स्टर्स के शरीर तक फैल गई, उसे एक बड़े आइस स्कल्पचर में बदल दिया। कार्टिलस जो पहले गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव को ब्लास्ट करने वाला था तुरंत रुक गया। उसका और शिनबू का ध्यान एक दूर से आती फिगर की तरफ चला गया। आसमान में एक छोटी सी फिगर तेजी से उड़ती हुई आ रही थी। उसने एक डार्क सिल्वर कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहना था। उसके लंबे बाल समुद्री घास जैसे लटक रहे थे। उसका पाम साइज चेहरा इतना सफ़ेद था कि अनरियल लग रहा था और उसके नाजुक फीचर्स उसे एक छोटी सी डॉल जैसा बना रहे थे।
एक लड़की? कौन है ये? कार्टिलस और शुनवू दोनों एक छोटी सी कंफ्यूजन में चले गए। उन्हें याद ही नहीं था कि कोलिएशन में ऐसा भी कोई है। शुनवू ने तुरंत अपने होश संभाले। मुझे लगता है ये कोई छुपी हुई पावरफुल वॉरियर है और अभी के सिचुएशन के हिसाब से ये सिर्फ शेंजिंग रीजन या रिवर साउथ डोमेन से हो सकती है। कार्टिलस ने अपने होठों को चाटा और बोला, क्या फर्क पड़ता है, जब तक ये मदद करने आई है सब ठीक है। समुद्र का मॉन्स्टर जोर लगा के अपने शरीर पर जम गई आइस को तोड़ने की कोशिश करता है और गुस्से से उस नए एनिमी की तरफ देखता है जो अचानक सामने आई है। एक और आ गया। हाँ, लड़की ने कुछ नहीं बोला, बस अपने छोटे सफेद हाथों को समुद्र के मॉन्स्टर और ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर की तरफ बढ़ा दिया। द ग्लेशियर इज कमिंग। लड़की के सामने एक स्टॉर्म उठा और वो वायलेंट हरिकेन ऐसे चीखता है जैसे हजारों भूखे भेड़िए दौड़ रहे हो। वो स्टॉर्म समुद्र के ठंडे पानी के साथ मिलकर पूरे एरिया में फैल जाता है। एक फियर्स फ्रोस्ट स्टॉर्म दोनों पर अटैक करता है। समुद्र का मॉन्स्टर अपने बड़े शरीर के साथ पानी में मूव करना चाहता है, लेकिन जम चुकी समुद्र की सरफेस उसकी मूवमेंट को टेम्पररी रोक देती है। समुद्र के मॉन्स्टर ने गुस्से से गरज कर अपने मुंह से एक एनर्जी बीम फायर की जो उन दोनों के बीच के दूर के स्पेस को छेदती हुई निकल गई। वो चमकदार लाल रोशनी इतनी तेज थी कि आंखों को अंधा कर देती, लेकिन इतने बड़े अटैक के सामने भी लड़की हवा में बिल्कुल शांत तरीके से फ्लोट करती रही। उसके चेहरे पर कोई भी डॉज करने का सिग्नल नहीं था। ब्रेक द एम्प्टी थॉट्स। उसने अपनी छोटी सी पाम खोली और एक इनविजिबल मेंटल पावर की वॉल उसके और समुद्र के मॉन्स्टर के बीच का पूरा स्पेस ब्लॉक कर दिया। इस वक्त तक समुद्र का मॉन्स्टर कई बैटल से गुजर चुका था। फिजिकल कंडीशन से तो कार्टिलस और शुनवुक से काफ़ी बेटर था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ लगभग खत्म हो चुकी थी। यह अटैक लड़की के टेलीकिनेटिक बैरियर को तोड़ नहीं पाया। जब ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर ने लड़की की एबिलिटी देखी, उसने तुरंत अपने दिमाग में एक जजमेंट बनाया, फ्रॉस्ट टेलीकिनेसिस। इसका मतलब यह है कि इसका मीले कॉम्बैट काफ़ी वीक होगा। उसने गरज कर सीधा हवा में जंप मारा लड़की की तरफ, कैनन बॉल की तरह उड़ता हुआ, और अपने फिस्ट से उसके सर पर जोर से वार किया। लड़की ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और अपना लेफ्ट हैंड जोर से वेव किया। जब उनके हाथ टकराए तो उस छोटी सी बॉडी से एक इन्फिनिट पावर फूटी और उसने ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर को ऐसे उड़ा दिया जैसे कोई कचड़े का बैग हो। शुनवो और कार्टिलस दोनों शॉक में आ गए ये देखकर। उन्होंने कभी ऐसे पावरफुल एलियन को नहीं देखा था जिसके पास एक साथ 3 से ज्यादा एबिलिटीज हो सकती हो। जैंगी जैसे म्यूटेंट के पास 2 एबिलिटीज होती हैं और वो ही ऑलरेडी एक्सट्रीमली एबनॉर्मल माना जाता है। कार्टिलस ने खून की झाग थूकी। वो लोग सिर्फ स्नो देखने के लिए खड़े नहीं रहने वाले थे। दोनों ने देखा कि लड़की का एबिलिटी इंडेक्स सिर्फ 17,000 के पास था और उसके लिए सी बीस्ट और ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर को हराना मुश्किल होगा। इस वक्त रीइंफोर्समेंट मिलने के बाद दोनों आदमियों में ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया और वो बैटल में दोबारा शामिल हो गए। लड़की के आने से बैटल का बैलेंस टूट गया। उसने सी बीस्ट और ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर दोनों के लिए बैटल में बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर दी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ रही थी, सबको एक्चुअली फील हो रहा था कि उसकी स्ट्रेंथ एक हॉरिफाइंग रेट से बढ़ रही थी। आखिर ये चीज़ है क्या? बैटल फील्ड पर हर कोई डर गया था। उन्हें पता ही नहीं था कि अभी अभी उनके सामने जो लड़की खड़ी थी उसने एक सिल्वर आर्मर्ड वॉरियर और एक ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर को एब्सॉर्ब किया था। उसकी एबिलिटी की नेचर की वजह से वो उनकी पावर और एनर्जी सोर्स को सबसे तेज स्पीड से एब्सॉर्ब कर रही थी। इससे उसकी स्ट्रेंथ एक अनइमेजिनेबल स्पीड से बढ़ने लगी थी। शुनवो और कार्टिलस ने अपनी पूरी ताकत से सी बीस्ट पर अटैक लॉन्च किया। उन्हें पता था कि इस वक्त जीतने के लिए उन्हें लड़की की मदद चाहिए। शुनवो ने अपना बड़ा मुंह खोला और उसके मुंह में शुआंगजॉन कैनन कंडेंस होने लगा। कार्टिलस ने अपने हाथों में प्योर सुपरनैचुरल एनर्जी को कंडेंस किया और उसे एक सुपरनैचुरल ओरिजिनल वाटर में बदल दिया और सीधा उसे समुद्र के मॉन्स्टर्स के शरीर पर एम किया। समुद्र का मॉन्स्टर गुस्से से गरज उठा और पलटकर पहले उन दोनों लोगों को मारना चाहता था, लेकिन क्या ये इतना आसान हो सकता था? उसका अपना एनर्जी लेवल तो लगभग खत्म हो चुका था। इस वक्त लड़की हवा में मिड एयर में सस्पेंडेड थी। उसने ठंडे नजर से समुद्र के ऊपर वाले जायंट बीस्ट को घूरती रही। उसका शरीर धीरे धीरे धुआं बन गया और हवा में डिसॉल्व होने लगा।
सी बीस्ट शुनवू और कार्टिलस के बीच की एनर्जी कोलाइजन ने समुद्र में ह्यूज वेव्स पैदा कर दी, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके शरीर पर एक लेयर ऑफ ब्लैक स्मोक आ गई थी। ये स्मोक उसके लिए बहुत फेमिलियर थी। सिर्फ एक सेकंड में उसे याद आ गया कि ये उसके दोस्त की एबिलिटी है। उसका दिमाग एक पल के लिए कियोस में चला गया। उसका दोस्त तो क्लियरली किसी और बैटलफील्ड पर था, तो अचानक यहाँ कैसे आ गया? लेकिन अगले ही पल उसके शरीर पर एक तीखी पेन सर्ज हुई। उसका शरीर अचानक डजन्स ऑफ क्रैक्स में स्प्लिट हो गया और खून फाउंटेन की तरह फूटने लगा, उसके बड़े से सर को छोड़कर नहीं। खून रंग बिरंगी लिक्विड के साथ मिक्स होकर उसके 7 ऑरिफिक्स से बाहर आने लगे। जब लियांग यू और फ्लावर बैटलफील्ड पर पहुंचे जहां कार्टिलस और शुनवू लड़ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि वो ह्यूज सी बीस्ट जमीन पर गिर चुका था। एक लड़की जिसके बाल उसके हील तक जा रहे थे, उसके शरीर से एक रोशनी की तरह बाहर निकली। उसके हाथ में एक चमकदार लाल ओरिजिन का बॉल था, जिसे उसने तुरंत अपने पेट में रियलिटी फील की और उनकी तरफ मुड़कर देखा। लेकिन जब उसने देखा कि ये लोग उसके टारगेट नहीं है, तो उसने उनकी तरफ ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। उसकी फिगर अचानक हवा में गायब हो गई। जब वो दोबारा दिखी तो वो हजारों मीटर दूर जा चुकी थी। लियांग यू की आंखें फट गई। स्पेस सिस्टम की एबिलिटी है। लेकिन उसे कुछ याद आया और उसने गहरी सांस ली। हाँ, अगर वो है तो एक साथ मल्टीपल एबिलिटीज होना बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। ये लड़की कौन है? चाहे कार्टिलस इस वक्त खून से पूरा लथपथ हुआ था, लेकिन फिर भी उसने आराम से अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया, पफ करते हुए लियांग यू से पूछा। लियांग यू ने थोड़ा सा फ्रॉन किया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि जूयू के एग्जिस्टेंस को कैसे एक्सप्लेन करे। चाहे कुछ भी हो, कार्टिलस कोलंबिया का एक एलियन है। अगर उसे पता चल गया कि रिवरसाउथ डोमेन में ऐसा कुछ हो रहा है तो वॉर के बाद काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। कार्टिलस ने लगता है लियांग यू के थॉट्स को समझ लिया और एक स्नीयर के साथ बोला, वैसे भी उस छोटी लड़की ने हमारी जान बचाई है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये पता करना है वो कौन है। हमारी इंटेलिजेंस में तो ऐसी कोई लड़की रिकॉर्ड में नहीं है। लियांग यू ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता, लगता है किसी रीजन की छुपी हुई जीनियस है। ठीक है, कार्टिलस ने डिस्डेनफुल स्नेयर किया। उसे पता था लियांग यू उसे सच नहीं बताना चाहती, लेकिन अभी के लिए कम से कम उन्होंने बैटल जीत लिया था और अपनी जान बचाई थी, तो अब किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। फ्लावर लियांग यू के पास खड़ी थी और एक वार्निंग भरी वाइन कर रही थी। उस बीस्ट के इंस्टिंक्ट ने उसे क्लियरली फील करवा दिया था कि युआन कोंगे का क्लोन जब ग्रो करेगा तो वो कितनी टेरिफाइंग बनेगी। उस वक्त युआन कोंगे ने बिना किसी रीजनल लेवल पावर ट्रेनिंग के अपने दम पर एपिसलोन के रेल्म तक ब्रेक थ्रू किया था। अगर उसके पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी नहीं होती और अगर वो मल्टीपल एबिलिटीज के एप्लीकेशन में प्रोफिशिएंट होती, तो वो जैंगी के स्कीम से कभी नहीं मरती। और अब जूयू के पास युआन कोंगे के जीन्स हैं। इसका मतलब उसके पास युआन कोंगे की एबिलिटीज भी हैं। चाहे जेनेटिक लेवल पर कुछ डिफेक्ट्स हो, लेकिन जू जंग ने उसकी कल्टीवेशन में पूरे रीजन की स्ट्रेंथ डाल दी होगी और हो सकता है उसने उसके जेनेटिक्स डिफेक्ट्स को भी रिपेयर कर दिया होगा, तो थियोरेटिकली उसके ओरिजिनल बॉडी से भी ज्यादा हाई है। इसके अलावा इस बार जू जंग ने जरूर बहुत श्रूड प्लानिंग की होगी। इस महायुद्ध का यूज करके उसने जूयू के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, जिसमें वो हाई लेवल एलियंस का ओरिजिन और एबिलिटीज एब्जॉर्ब कर सके, जो डायरेक्टली उसकी स्ट्रेंथ को एक अनबिलीवेबल लेवल तक ले जाएगा। जूयू फ्यूचर में बहुत डेंजरस बनने वाली है और ये लगभग सर्टेन है कि वो जैंगी के पोजीशन के लिए एक थ्रेट बन जाएगी। लियांग यू ने फ्रॉन किया, इस बात का फैसला जैंगी को लेने दो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एलियन से डील करना। लियांग यू अकेले नहीं थी जो ऐसा सोच रही थी। जू जंग ने भी आज के हर एक मोमेंट को कैलकुलेट किया था। अगर ये कोई और वक्त होता और जू यू अचानक एक्शन लेके स्पॉइल्स ऑफ वॉर को ग्रैब करती, तो उस पर सभी मेजर फोर्सेस का टारगेट बनना तय था। लेकिन अभी सब लोग एक मैसिव क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। जब तक जूयू उनकी करंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करती है, ये इशू बाद में ऑटोमेटिकली थोड़ा सॉफ्टन हो जाएगा। इस वक्त ब्लिजर्ड सिटी में जू जंग एक चेयर पे पीछे बैठा था। उसके सामने एक ह्यूज स्क्रीन थी। जूयू के कॉम्बैट सूट के इंटेलिजेंस सिस्टम के थ्रू उसने बैटलफील्ड पर होने वाली हर एक चीज देख ली थी। जू जंग ने दोनों हाथों से अपनी थोड़ी को सपोर्ट किया हुआ था, लेकिन उसके होठों के कोने
खुद ब खुद उड़ गए। उसने इतने टाइम तक सब कुछ एंड्योर किया और आखिरकार अपना अल्टीमेट वेपन पा ही लिया। इस बैटल के बाद यूयू की स्ट्रेंथ एक अनइमेजिनेबल लेवल तक ग्रो करेगी। उस वक्त जैंगी को भी उसके हाथ में छुपी ट्रम्प कार्ड से डर लगने लगेगा। सब कुछ कितना सुंदर होगा, है ना? फादर, अब मुझे क्या करना चाहिए? यूयू की ठंडी आवाज आई। जू जंग ने अपना सर उठाया और एक स्माइल के साथ प्रेस किया। मेरी प्यारी बेटी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब आगे। उसने बैटलफील्ड से आई बैटल रिपोर्ट पर नजर डाली। इस वक्त डेथ ऑफ लव अभी अभी मेन बैटलफील्ड पर एक्सप्लोड हुआ था, जहां जैंगी और बाकी लोग लड़ रहे थे। अभी तक किसी ने टाइमली रिपोर्ट नहीं दी थी कि गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड और जैंगी के बीच क्या हो रहा है। जू जंग ने अपना सर झुकाया और उसकी आंखों में एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ गया। वो श्योर नहीं था कि जैंगी और बाकी लोग जीत पाएंगे या नहीं। अगर वो हार गए तो, अगर जूयू अभी वहां चली गई तो वो बस बेकार में मर जाएगी। लेकिन अब जूयू ने स्टेप आउट करके फ्रूट्स पिक करना शुरू कर दिया। अगर बाकी सब लोग अपनी जान देकर लड़ रहे हैं और सिर्फ जूयू एस्केप करने का ऑप्शन चूज करती है तो जू जंग पूरी दुनिया का पब्लिक एनिमी बन जाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद जू जंग ने जूयू से कहा, हेवनली सी सिटी के सेंटर बैटलफील्ड पर जाओ और बैटल सिचुएशन को ऑब्जर्व करो। अगर तुम्हें लगे कि सिचुएशन ठीक नहीं है और दुश्मन को हराने का कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुरंत रिट्रीट कर जाओ, लेकिन अगर जीतने का चांस दिखे तो फाइट में शामिल हो जाओ। समझ गई? जूयू की ठंडी आवाज आई और बिना किसी हेजिटेशन के उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया। इंटेलिजेंस सिस्टम के दिखाए गए हेवनली सी सिटी के डायरेक्शन में उड़ती हुई चली गई। इस वक्त हेवनली सी सिटी में जैंगी का प्लान सक्सेसफुल रहा। उसने गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड को इंजर कर दिया था, लेकिन उसे कंप्लीटली मार देना अभी भी पॉसिबल नहीं था। एक टॉप लेवल एलियन जो वाइट बिशप लेवल का था, वुलवान ट्राइब का ग्रैंड मार्शल जिसके पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिक थी, उसे मारना इतना आसान नहीं था। चाहे वो सीरियसली इंजर्ड हो, जैंगी अभी भी उससे डरता था। उसने स्टार कैनन से अटैक किया, सीधा गेटकीपर के शरीर पर फायर किया और एलेक्सी ने भी उसके साथ अटैक किया। दोनों पावरफुल फोर्सेस एक ही पल में पहुंच गई। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड गरजना चाहता था, लेकिन उसका गला लगभग आवाज निकालने के लायक नहीं था। उसने अपने हाथों को पूरी ताकत से सामने रखा ताकि दोनों आदमियों के अटैक को ब्लॉक कर सके, लेकिन दोनों अटैक फोर्सेस उसके हाथों से टकराई और उसे हवा में दूर तक उड़ा दिया। ग्रीन ब्लड निकलने लगा। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड हजारों मीटर तक हवा में पीछे उड़ा, जमीन पर एक लंबी डिच खींचता हुआ और ऑलमोस्ट एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ गया। ली चेंगोंग एक्साइटमेंट में अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड निकाल लेता है। अपनी खुद की सीरियस इंजरीज की परवाह किए बिना उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मुझे उसे मारने दो। जैंगी ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसे रोक लिया। क्या तुम मरना चाहते हो? जैंगी ने उसे एक ठंडी नजर से देखा। कियोस, मुझे मत रोको। ली चेंगोंग ने फ्रॉन करते हुए कहा, उसे जल्दी मार दो वरना सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। जैंगी ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें लगता है एक